हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि आपके एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं और इस टाइम पर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो अगर आप करके जाते हैं तो हूबहू आपके पेपर में वो सवाल छपेंगे। क्योंकि पुराने अगर जो आपके लेटेस्ट मतलब जो 3-4 शिफ्ट आपकी खत्म हो चुकी हैं, अगर उनके सवालों का एनालिसिस करेंगे तो आने वाले अगले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये सवाल होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि पुरानी शिफ्ट जो आपकी हो चुकी हैं अभी 3-4 दिनों में, उन सब का एनालिसिस करके नए शिफ्टों में किस प्रकार के पैटर्न के सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे अपन यहां पर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तीसरे नंबर का वीडियो है और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख लेगा उसके 2 सवाल तो पक्के हो जाएंगे। मिक्स वाले सवाल रहेंगे, सभी टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 2 सवाल मान के चलो मिलेंगे ही मिलेंगे इस एक वीडियो से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा आज का पहला सवाल। चलिए देखो, यहां से आज के पहले सवाल में अपन को क्या बोला है, बात को समझना। आज का जो पहला सवाल है अपन को बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और फिर उसे 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार में ढाला जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए, जब भी पिघलाने की बात आती है आपको आयतन बराबर करना पड़ता है। बात को समझना, जब भी सवाल में पिघलाने की बात आ जाए आप आयतन बराबर करेंगे। 2 बातें होती हैं, जब भी पिघलाने की बात करेगा आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर कर दो, ठीक है ना। चलिए, और यहां से बात को समझना, जब भी मोड़ने की बात आती है ऐसा बोला जाता है ना कि एक वर्गाकार तार को मोड़कर एक आयताकार तार बना दिया गया। तो यहां से बात को समझना, जब भी वो मोड़कर एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तन करेगा तो वहां पर परिमाप बराबर करना पड़ता है। जब भी पिघलाने की बात करेगा हमेशा आयतन बराबर करिए, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अपन क्या करेंगे भाई, यहां से एक गोला था तो यहां से गोले का आयतन, जो गोले का आयतन है वो अपन किसके बराबर करेंगे बेटा, यहां से बेलन के बराबर करेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से अपन पिघलाने की बातें कर रहे थे बेटा। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, यही होता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, यहां से गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर दे के रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास आपको पता है भाई डबल होता है, ठीक है ना। व्यास का आधा करते ही आपको क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। तो वैल्यू रखो। आप बोलेंगे सर पहले तो जैसे पाई से आपका पाई कट गया तो आपने काट लिया, अब वैल्यू रखिए बेटा, 4/3 यहां से आर क्यूब, और ये आर किसकी आर थी, ये गोले की आर है, गोले की त्रिज्या है। गोले का व्यास 6 है तो गोले की त्रिज्या 3 हो जाएगी। तो यहां से 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर में, और ये त्रिज्या किसकी है, ये बेलन की त्रिज्या है, और ये बेलन की त्रिज्या 0.3 गुणा 0.3 इंटू यहां पर h का मान अपन को निकालना था। ये तार की लंबाई तो अपन को निकालनी थी, और जब भी तार की बात करें तो तार हमेशा क्या होता है, बेलन ही होता है, ठीक है ना। जब भी वो तार की बात करेगा तार हमेशा बेलन ही होता है। बस यहां से काटिए बेटा, 3 से 3 गया।
आप बोलेंगे सर यहां से पॉइंट को हटाकर इधर जीरो लगा लो, पॉइंट को हटाकर इधर जीरो लगा लो, या फिर आपको यह भी नियम ध्यान होना चाहिए कि इधर वाला पॉइंट हटेगा इधर जीरो लगेगा, इधर वाला पॉइंट हटेगा इधर जीरो लगेगा, यह नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर इधर वाला पॉइंट हटाएंगे, इधर जीरो लगा लो या 10 से गुणा कर लो, इधर वाला पॉइंट हटाएंगे इधर जीरो लगा लो या फिर 10 से गुणा कर लो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। 2 3 से 2 3 कट गया तो आप 10 इंटू 10 इंटू 4 आप बोलेंगे 400, ये सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई, ठीक है ना। चलिए अब यहां से 400 सेंटीमीटर को अपन और क्या बोल सकते हैं, 4 मीटर भी अपन बोल सकते हैं, जो कि अपना कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहां से कुछ नहीं किया, बस वैल्यू अपन ने रखी है। अगले सवाल पर अपन चलेंगे। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 72,000 की राशि पर 9% की वार्षिक दर से 18 महीनों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपको निकटतम आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। चलिए अब जब भी ऐसे सवालों को देखो भाई आप ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन यहां से बहुत दूर दूर है, मतलब आपके जो ऑप्शन है ना वो यहां से बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर है, तो यहां से पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। 10,361, 557, 475, 164 ऑप्शन आपके दूर दूर थे, तो आप पॉइंट के बाद वाली संख्या को इग्नोर कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो ये अर्धवार्षिक बोला है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है और समय आपका डबल हो जाता है। तो सबसे पहले तो वही करेंगे भाई, दर को आधा किया, ये जो दर 9% है इसको आधा किया तो 9/2%। जब भी आपको लगे भाई 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि देने की कोशिश करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगर ऐसा सीन होता भाई 10 में 2 का भाग आराम से जा रहा था 5%, तो आप लोग भाग दे लो। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर 9 में 2 का भाग देने पर पॉइंटों में उत्तर निकलेगा, तो फिर आप भाग मत दो, ठीक है ना। तो फिर आप यहां से भाग मत दो, आप इसको 9/2% ही रहने दो, ठीक है ना। 1 मिनट। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई जो समय है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। दर को अगर भाग नहीं जाया तो ऐसे ही रहने तो ज्यादा फायदे में रहोगे। फिर यहां से समय को डबल किया, भाई समय आप बोलेंगे सर 18 महीना है, 18 महीना को डबल किया तो 36 माह हो जाएगा, और इस 36 माह को अपन बोलेंगे बेटा 3 साल अपन बोलेंगे। आई बात समझ में। अब अपना सवाल क्या हो गया भाई, मूलधन अपन को 72,000 दे के रखा है, मूलधन अपन को 72,000 दे के रखा है, दर अपन को 9/2% दे के रखा है, समय अपन को 3 साल दे के रखा है, और अपन को क्या निकालना है, आप बोलेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब सब टीचर ने आपको अलग अलग सिखाया होगा चक्रवृद्धि ब्याज, भाई निकालने का तरीका एक थोड़ी है चक्रवृद्धि ब्याज, कई सारे तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, उत्तर तो लास्ट में सेम ही आना है, ठीक है ना। देखो मैं टेबल वाला तरीका सिखाता हूं बच्चों को। भाई 3 साल है तो पहले साल के लिए 1 लाइन बनाओ, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाओ, वैसे तीसरे वर्ष के लिए कितनी लाइन बनाएंगे, 3 लाइन बनाएंगे। और भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका होता है कि आप लाइन वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से क्या करना है, इस पहली लाइन में अपन क्या भरेंगे, इस मूलधन का दर % अपन भरेंगे। तो सबसे पहले तो इस 72,000 का
9/2 परसेंटेज अपन निकालेंगे। हमेशा परसेंटेज से आपके 2 जीरो कट जाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां से गुणा कर लो। आप बोलेंगे सर यहां से 9 दूनी 18, 7 नाम 63 64, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो यहां से 3240 हो गया। चलिए तो यहां से अपना 3240 हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना भाई इस पहली वाली लाइन में समान संख्या भरी जाती है तो अपन सभी में 3240 ही भर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां वाली संख्या को कैसे भरेंगे, कुछ नहीं करना। इस 3240 का 9/2 परसेंटेज यहां भरेंगे तो 3240 इसका 9/2 परसेंटेज अपन भरेंगे। चलिए सबसे पहले तो कुछ मत करो, आप लोग गुणा कर लो। जैसे 4 नाम 36, 9 दूनी 18 और 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 21, 9 तिया 27 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 29, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से 2 का भाग भी देना था, यहां से 2 का भाग भी देना था तो आप बोलेंगे सर इतना हो गया। परसेंटेज मतलब 100 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे 145.8, तो यहां से कितना हो गया बेटा 145 पॉइंट यहां से 8 हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बताया भाई ऑप्शन आपके दूर दूर है तो पॉइंट के बाद वाले को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पॉइंट के बाद वाले को आप लोग इग्नोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब 145 का डबल हमेशा यहां पर भरना होता है तो आप बोलेंगे सर 290 हो गया। अब 145 का वापस 9/2 परसेंटेज वहां पर भरेंगे। 145 का 9/2 परसेंटेज क्या 100 का भाग दे लेंगे लास्ट में, ठीक है ना। 9 पंजे 45, 4 हासिल के 4 नाम 36 और 4 40, 4 हासिल के 9 4 13, इसमें 2 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर करीब करीब 652 बार गया और 100 का भाग देते ही यहां से कितना मिलेगा 6.52 मिलेगा। लेकिन पॉइंट के बाद वाले को हटा दो ना, क्योंकि अपन को तो उत्तर तो पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 6, अब इन सभी को अगर जैसे आप लोग जोड़ेंगे तो फिर आपका क्या निकल के जाएगा बेटा, आपका चक्रवर्ती ब्यास निकल के जाएगा। सबसे पहले इसको जोड़ो, आप बोलेंगे सर यहां से जैसे पहली लाइन को जोड़ेंगे तो यहां से कितना मिला भाई 9720 मिला। फिर इन दोनों को इन तीनों को जोड़ लो, ठीक है ना। 145 और 6 अपन जोड़ेंगे तो 151 हो गया। जैसे 151 जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 441। मतलब इन सभी को जोड़ना था, टेबल में जितने भी संख्या थी इन सभी को आपको क्या करना था, जोड़ना था। जैसे ही जोड़ेंगे तो 10,161 निकलेगा। अब 10,161 के आसपास आप लोग देखेंगे भाई एक ही ऑप्शन था जो कि चौथे नंबर के ऑप्शन में प्रेजेंट था, ठीक है ना। चलिए तो जब भी चक्रवर्ती ब्याज निकालने बैठे तो पॉइंट के बाद वाले को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाली ले भी लोगे ना तो भी देखो ज्यादा फर्क कहां रहा। अपन ने पॉइंट के बाद वाली को इग्नोर किया तो लास्ट में 161 आया और असली उत्तर 164 था। तो अपन आराम से मैच कर सकते हैं भाई कौन सा नजदीक होगा, ठीक है ना। तो ये टेबल वाला तरीका है, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा होगा उनको तो आता होगा, और जिन बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा होगा वो किसी दूसरे तरीके से आप लोग बनाइए जैसे आपके टीचर ने आपको सिखाया है, ठीक है ना। कई सारे तरीके हैं, मतलब मैं तो नहीं बोल रहा कि एक ही तरीका है, कई सारे तरीके हैं। चलिए अब यहां से अपन बोलेंगे ये रवि ने, है ना, ये 6.6 है। चलिए रवि ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। कहने का मतलब कैमरा 100 रुपए का था और जो रवि ने भुगतान किया है ना वो 18% कम किया है। अगर 18% कम किया है तो आप बोलेंगे भाई यहां से कितना किया होगा, यहां से 82 किया होगा। आई बात समझ में? क्योंकि 100 में से जैसे 18 माइनस करोगे तो आप बोलेंगे भाई यहां से कितना मिलेगा, यहां से 82 मिलेगा, ठीक है ना। कैमरे की जो मूल कीमत है वो आप बोलेंगे सर 100 है, लेकिन इसने जो भुगतान किया है, लेकिन इसने
जो भुगतान किया है वो कितने का किया है, 18% कम, मतलब इसने 82 का भुगतान किया है, ठीक है ना। चलिए, उसने इसे भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ पर बेचा। जितना भुगतान उसने किया है उसका भी 30% लाभ पर उसने क्या कर दिया, किसी और को बेच दिया। बात को समझना, मूल कीमत 100 थी लेकिन 18% कम। भाई 18% कम, 18% कम इसने भुगतान किया। 100 में से जैसे 18 माइनस करेंगे तो 82 इसने भुगतान किया। चलिए, अब यहां से इसने क्या किया, किसी वस्तु को इसने 82 में खरीद लिया। एक तरीके से यही है, किसी वस्तु को इसने 82 में खरीद लिया लेकिन 30% के लाभ पर किसी और को बेच दिया। तो आप लोग यहां से निकालिए, भाई यहां से जो क्रय मूल्य है वो आप बोलेंगे भाई वो तो कितना है, भाई वो तो यहां से 82 है। भाई क्रय मूल्य 82 हो गया ना, उसने किसी वस्तु को 82 में खरीदा, 30% के लाभ पर बेचा, तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 130 बटे में 100, ऐसे तो निकालते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए, 0 से 0 गया तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 106 है ना। चलिए, 106.6 हो जाएगा, तो यहां पर 106.6 हो जाएगा। भाई 82, 30% का लाभ, तो 82 गुणा 130 बटे में 100, ये आता होगा आपको, बात आ रही समझ में। आप इस लेवल पर हो कि आप इसको समझ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए, अगर आप बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़ा होता तो वो अलग बात थी, लेकिन आप लोग इस लेवल पर हैं कि आप लोग समझ सकते हैं आराम से। 82 30% का लाभ, तो यहां से कीमत कितनी आ गई, 106.6 आ गया। चलिए, सवाल में देखो क्या बोला गया था, रवि को मूल कीमत पर कितना % लाभ हुआ। बेटा मूल कीमत ये थी और यहां से लास्ट वाली कीमत ये है, तो यहां से देख लो भाई इसको कितने % का लाभ हुआ, 100 रुपए मूल कीमत है, 106.6 इसकी अंतिम कीमत है। तो आप बोलेंगे भाई ये 100 से कितना ज्यादा है, 6.6 ज्यादा है, तो इसको 6.6% का क्या हो गया बेटा, यहां से लाभ हो गया, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 6.6% का लाभ निकल के जाएगा। अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो सवाल में क्या बोला गया था, एक थोक व्यापारी 25,000 का माल खरीदता है, निर्माता उसे 10% की व्यापार छूट और 5% का अतिरिक्त योजना छूट प्रदान करता है। दोनों छूट के बाद माल का मूल्य क्या हो गया, तो बहुत आसान है, ठीक है ना बेटा। यहां से 25,000, इसने जो पहली छूट प्रदान की थी वो 10% की थी, तो आपको पता है कि 10% की छूट प्रदान करेगा तो वो कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा। 90% का मतलब क्या हो गया भाई, 9 बटे में 10 हो गया। चलिए, फिर यहां से बोला गया था सर उसको एक और छूट प्रदान की गई 5% की। अगर 5% की छूट प्रदान की गई तो वो कितने में बेचेगा सर, वो 95% में बेचेगा। तो यहां से 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 20 बार, तो आप बोलेंगे भाई 19 बटे में कितना हो गया, यहां से 20 हो गया। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे भाई 5% 1/20 होता है, उसको छूट में हमेशा कम किया जाता है, तो 19 बटा 20 हो गया, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैंने तो आपको वो चीजें बताई है ताकि जिस बच्चे को 5% बराबर 1/20 पता भी नहीं होगा तो भी कर लेगा। चलिए, तो यहां से 10% की छूट 90 में बेचेगा, 0 से 0 काटा 9/10, 5% की छूट 95 में बेचेगा, 95/100 काटा तो कितना आ गया, 19/20। जैसे इसको हल करेंगे वैसे आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से आपने 2 0 को काटा। अब यहां से इन तीनों संख्या के गुणा करना है। गुणा करते समय आप उन संख्या को पहले गुणा करना जिसका पहाड़ा आपको आता हो, मतलब जिसको गुणा करना आसान हो, ठीक है ना। जैसे 19 की गुणा पहले इससे करो,
क्योंकि पहले 9 की गुणा इससे करेंगे तो 19 की गुणा बाद में करना मतलब एक थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है ना। 19 की गुणा इससे करो। आप बोलेंगे सर या तो पहले काट लो, जैसे 2 इसको काटेगा 125 बार, ठीक है ना। अब गुणा कर लो, 19 की गुणा 125 से करेंगे, 19 पंजे 95। आप बोलेंगे 9 असिल का 19 दूना 38 हो जाएगा और 9 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 47 हो जाएगा। 4 हासिल का 19 और 4 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से 9 से गुणा और भी करनी है, 9 पंजे 45, 7 नाम 63 और 4 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 67। पूरा गुणा मत करो, क्या लास्ट में 75 किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, बहुत सारे ऑप्शन में आ रहा था तो फिर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 75, 9 पंजे 45, 5 4 7 नाम 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 6 हासिल का, ठीक है ना। चलिए 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 33 हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 हासिल का। चलिए तो यहां से 9 दूनी 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है 21,375। आप लोग देख सकते हैं भाई कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये 21,375। चलिए तो यहां पर इस सवाल में कुछ भी नहीं था, 25,000 इंटू 10% की छूट 9/10, 5% की छूट 19/20। जैसे हल करेंगे तो यही आएगा। अब इसको कैसे भी गुणा कर लो आपको आता होगा। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अपन बात करेंगे, प्रेम ने रिया को, यह सवाल बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। ये वाला जो सवाल है ये बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो यहां से इस सवाल को बनाना कैसे है ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में देखो टोटल क्या हुआ, ठीक है ना। चलिए सवाल का मतलब समझाता हूं भाई। यहां से एक प्रेम था और यहां से रिया थी। सबसे पहले इस प्रेम ने रिया को क्या किया, एक वस्तु बेची 20% के लाभ पर, ठीक है ना। बात को समझना, सवाल का मतलब समझा रहा हूं भाई। प्रेम था और रिया थी, इस प्रेम ने 20% के लाभ पर रिया को क्या बेच दिया, एक वस्तु बेच दी। लेकिन वापस क्या हुआ कि रिया समझदार थी और रिया ने इस प्रेम को 20% की हानि पर वापस इसी वस्तु को क्या कर दिया, यहां से बेच दिया। तो इस पूरे लेन देन में बेटा हुआ क्या है, यही अपन से पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए देखो ऐसे सवालों को करना कैसे होता है मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो पहले प्रेम ने रिया को बेचा, फिर रिया ने वापस प्रेम को बेच दिया। आप लोग ऐसा लिख लो, पहले प्रेम ने रिया को बेचा, फिर रिया ने वापस किसको बेच दिया, प्रेम को बेच दिया। चलिए देखो 20% का लाभ, यहां पर पहले 100 था, 20% का लाभ मतलब यहां पर कितना हो गया बेटा 120 हो गया। फिर यहां से रिया ने जब प्रेम को बेचा था तो यहां से कितने की हानि थी, 20% की हानि थी। तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 120 में से 24 को अगर आप लोग घटाएंगे तो यहां से कितना मिलेगा बेटा, यहां से 100 कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर यहां से 96 मिलेगा। आई बात समझ में, इतनी कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। 100 था, 20% का लाभ, आप बोलेंगे सर 120, वापिस रिया ने प्रेम को 20% की हानि पर बेचा, तो 120 का 20% निकालेंगे 24 हो जाएगा। 120 में से 24 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। चलिए अब ऐसे सवालों में स्टार्टिंग वाले 100 को गोली मारा करो, इन दोनों में से एक आपका क्रय मूल्य होगा और एक आपका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं प्रेम की बात करूंगा, यहां से अगर मैं प्रेम की बात करूंगा तो प्रेम का क्रय मूल्य कितना होगा और प्रेम का विक्रय मूल्य कितना होगा, बहुत आसान है। देखो इस प्रेम ने 20% के लाभ पर इस रिया को बेचा, मतलब प्रेम के हिसाब से चीजें देखेंगे ना।
अगर प्रेम के हिसाब से चीजें देखेंगे तो 120 आपका क्या आ गया बेटा, विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है ना, प्रेम के हिसाब से चीजें देखेंगे तो ये 120 क्या है, प्रेम का विक्रय मूल्य है। अगर ये विक्रय मूल्य आ गया तो फिर ये जो बचा है ये प्रेम का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वापिस प्रेम ने खरीदा भी तो है, वापिस प्रेम ने खरीदा है। तो आप बोलेंगे सर 96 में इसने खरीदा था, 96 में इसने खरीदा था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रय मूल्य हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना, चलिए। और वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इधर उल्टा मत जाओ आप, तो वापस इधर चले जाओ। वापस इधर कैसे जाएंगे, देखो यहां से बेटा, यहां से दो ही आदमी थे, प्रेम और यहां से रिया। आप बोलेंगे स्टार्टिंग में 20% का लाभ, यहां से 100 और यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे 120 हो गया। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गया भाई 20% का लाभ। अगर यहां से वापस रिया इसको 20% की हानि पर बेचेगी तो फिर यहां पर कितने में बेचना पड़ेगा, 96 में बेचना पड़ेगा। भाई यहां पर तो आप लगाओ 20% का लाभ, तो 100, 20% का लाभ 120। फिर यहां से रिया प्रेम को बेच रही थी वो 20% की हानि, तो यहां पर आप लोग लगाएंगे 20% की हानि। 120 का 20% 24, जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 96 आ गया। तो इस प्रेम का अगर मैं बात करूंगा, इस प्रेम का अगर मैं बात करूंगा भाई, क्रय मूल्य तो कितना हो गया 96, और इस प्रेम का अगर मैं बात करूंगा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। इस 100 को आप लोग हमेशा गोली मारा करो। ठीक है ना, 96 आपका क्रय मूल्य हो गया और 120 आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो यहां से आप लोग लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। 96 में खरीद कर 120 में बेचा तो आप बोलेंगे भाई 24 का लाभ हो गया। जब भी लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखेंगे और यहां से परसेंटेज में उत्तर निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखो यहां से इसको काटा 4 बार, 100 में 4 का भाग देंगे तो यहां से 25% का क्या हो गया बेटा, यहां से लाभ हो गया। ठीक है ना, चलिए। और ये 25% का लाभ किसको हुआ, ये प्रेम को हुआ। तो इस प्रेम को 25% का लाभ हो गया, तो यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। तो ऐसे बस सिंपल सी बात है, पहले 20% तो 100 120 हो गया, वापिस इस पे 120 का 20% निकाल के घटाएंगे, 96 आ गया। इधर वाला क्रय मूल्य, इधर वाला विक्रय मूल्य, बस उत्तर निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। और ऐसा सवाल फिर से रिपीट करेगा। चलिए चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। डेविड प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर क्या है, हमेशा ध्यान रखना बेटा। जब भी आपसे अंतर पूछा जाए, जब भी आपसे अंतर पूछा जाए, किस में अंतर, भाई ब्याज में जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो ब्याज क्या होता है, आप बोलेंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। देखो यहां से अगर ब्याज की मैं बात करूंगा तो ब्याज तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होता है बेटा, 100 होता है। ब्याज यही होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर ब्याज में अंतर पूछा जाए तो फिर आपको करना क्या है, इस बात को समझ जाना। ठीक है ना, चलिए भाई यहां से आप ये देखो भाई कौन कौन सी ऐसी राशि हैं जो आपके समान है। आप बोलेंगे सर यहां से 3,60,000 ये आपके समान है, पहले बैंक से भी 3,60,000 और दूसरे बैंक से भी 3,60,000 उसने राशि ली है। ठीक है ना, और क्या समान है, आप बोलेंगे सर आपका ये समय समान है, पहले बैंक में भी 3 वर्ष का समय था और दूसरे बैंक में भी कितने वर्ष का समय था, 3 वर्ष का समय था। तो जो भी आपका समान है, जैसे मूलधन समान है और यहां से आपका समय समान है,
इनको तो आप वैसे के वैसे लिख देंगे। फिर यहां से जो समान नहीं है, जैसे दर यहां पर समान नहीं है, तो फिर दर को आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अंतर लिखेंगे, क्योंकि अपन को क्या निकालना था, अंतर निकालना था। ठीक है ना भाई, ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। पहले ये देख लो भाई क्या क्या समान है, मूलधन दोनों का ही समान है, इसको मत छेड़ो, समय दोनों का ही समान है, इसको भी मत छेड़ो, लेकिन दर दोनों की अलग अलग है, तो फिर यहां से अपन क्या रखेंगे, अंतर रखेंगे। अंतर ही क्यों रखा, क्योंकि मुझे अंतर निकालना था। अगर कल को योग निकालने को बोला जाता तो फिर यहां से दर का अपन क्या रख लेते, योग रख लेते। ठीक है ना, चलिए, तो यहां से मूलधन तो हो जाएगा बेटा 3,60,000, 3,60,000 आप बोलेंगे सर मूलधन, और यहां से आर मतलब अंतर अपन रखेंगे। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो 3.5 और 6 आप बोलेंगे कितना हो गया बेटा, यहां से 2.5 हो गया। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से समय आपका 3 हो गया, बटे में आप बोलेंगे 100। जैसे हल करेंगे वैसे आपका उत्तर निकल के आएगा। ठीक है ना, चलिए इस पॉइंट को हटाकर नीचे 0 लगाओ, 1 2 3 1 2 3। अब यहां से कैसे भी गुणा कर लो, गुणा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आप बोलेंगे भाई यहां से गुणा कैसे करना पड़ेगा, या फिर काटने का पैटर्न बदल लो भाई, या तो आपको फिर पूरा गुणा करना पड़ेगा या फिर काटने का पैटर्न बदल लो। कैसे बदलेंगे भाई, 25 इसको काटेगा 4 बार, 0 से 0 गया, ये इसको काटेगा, आप बोलेंगे सर 9,000, 9,000 के 3 से गुणा करेंगे तो फिर यहां से कितना मिलेगा, 27,000, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर ये तीसरे नंबर के ऑप्शन में प्रेजेंट है। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर अंतर निकालना कैसे था ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो सवाल में क्या बोला है, पिंकी ने 14 प्रत्येक की दर से 25 किताबें, 7 प्रत्येक की दर से 40 पेन और 6 प्रत्येक की दर से 15 पेंसिल खरीदी। स्टेशनरी के सभी सामानों की औसत कीमत ज्ञात करिए। अब औसत क्या होता है बेटा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है ना, चलिए तो यहां से पहले योग निकालो भाई, 1 की कीमत 14 है तो 25 की कीमत क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 14 × 25 हो जाएगी। चलिए और क्या खरीदा भाई, 1 की कीमत 7 है तो 40 की कीमत क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 7 × 40 हो जाएगी। आप लोग चाहो तो गुणा करके भी लिख सकते हैं और आप लोग चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए या फिर डायरेक्ट ही गुणा करके लिख लो, वो भी सही है। आप बोलेंगे 1 की कीमत 14 है तो 25 की कीमत क्या हो जाएगी भाई, गुणा करो, 25 चौके 100, 10 हासिल का 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, मतलब 350। चलिए फिर यहां से 1 की कीमत 7 है तो 40 की कीमत कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 280 हो जाएगी। फिर यहां से 1 की कीमत 6 है तो 15 की कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 90 हो जाएगी। तो ऊपर तो आपने यहां से लिख लिया बेटा, योग लिख लिया, नीचे आप लोग क्या रखेंगे बेटा, संख्या लिखेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है ना, संख्या क्या होती है भाई, टोटल मिलाकर कितने सामान थे, आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर कितने सामान है, कैसे पता चलेगा भाई, लिखा तो है भाई, यहां से 25 किताबें, यहां से 40 पेन और यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 15 पेंसिल है, तो आप बोलेंगे टोटल मिलाकर कितना हो गया भाई, 25 और 15 तो कितना हो गया, आप बोलेंगे 40 हो गया, 40 40 कितना हो गया, आप बोलेंगे 80 हो गया, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 80 निकल के आ गया। ठीक है ना, बस यहां से कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करते समय भी थोड़ी बातों का ध्यान रखा करो, जैसे नीचे वाला 0 इन सभी के पीछे वाले 0 को काट सकता है, लास्ट में भी काटोगे, पहले ही काट लो। ठीक है ना, अब यहां से आप बोलेंगे भाई 28 और 9 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 37 हो गया। 35 और 37 कितना हो गया सर, यहां से 72 हो गया, 72 बटे में 8, तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना मिलेगा बेटा, यहां से 9 मिलेगा। ठीक है ना,
बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, ठीक है ना। चले अगले सवाल पर अपन चलेंगे बेटा। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक अन्य 415 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगी। चलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, एक रेलगाड़ी थी ऐसे जा रही थी, समान दिशा का मतलब एक जो आदमी था वो भी ऐसे ही जा रहा था। मैं पूरे डायग्राम से समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, बाकी जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की। इस ट्रेन के बारे में क्या क्या दे के रखा है भाई, ये 250 मीटर लंबी है और यहां से 7 किलोमीटर प्रति घंटा इस आदमी की चाल दे के रखे, ठीक है ना। 250 मीटर लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति समान दिशा में दोनों जा रहे थे, 36 सेकंड में पार करती है। मतलब जो समय अपन को दे के रखा है पार करने का, वो 36 सेकंड अपन को दे के रखा है, ठीक है ना। अब यहां से भाई इस वाली पहली कंडीशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते, ठीक है ना। तो आपको पता है भाई चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे में समय होता है। तो यहां से आप बोलेंगे भाई यहां से दूरियां हमेशा जुड़ेगी जब भी यहां से रेलगाड़ी के सवाल आता है, लेकिन आदमी की दूरी तो 0 मानी जाती है। तो आदमी के केस में जो दूरी होती है ना वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, आपको पता होगा। तो यहां से दूरी तो 250 और यहां से समय कितना हो गया बेटा, यहां से समय कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 36 हो गया। अब यहां से बात को समझना, 250 बटे में 36 क्या निकल के आया, यहां से चाल निकल के आई। लेकिन रेलगाड़ी वाले सवालों में ये जो चाल होती है ना, ये नॉर्मल चाल नहीं होती, ये सापेक्ष चाल होती है। सापेक्ष चाल का मतलब क्या हो गया भाई, दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे तो बड़ी चाल में से छोटी चाल को माइनस करेंगे। बड़ी चाल रेलगाड़ी की होगी तो यहां से इसकी चाल को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी अपन किस में मान के चलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब x का मान जो भी निकल के है वो किस में निकल के आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आएगा। तो यहां से चाल क्या हो गई भाई, बड़ी चाल तो आपकी x हो गई और यहां से छोटी चाल आपकी क्या हो गई, 7 हो गई। बड़ी चाल में से छोटी चाल को माइनस किया, किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाता है, ठीक है ना। और ये कितना निकल के आया, 250 बटे में 36 निकल के आया। देखो 18 36 को काटेगा 2 बार, 5 इसको काटेगा 50 बार, 50 में 2 का भाग देंगे तो यहां से कितना आ गया, 25 आ गया। तो x -7 का जो मान है वो 25 आ गया। 7 को उधर भेजेंगे तो आप बोलेंगे सर 32 निकल के आया। लेकिन ये 32 मैंने क्या बोला था भाई, x का मान जो भी निकल के आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकल के आएगा। तो यहां से जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी निकल के आ गई, 32 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा भाई। पहली कंडीशन से अपन ने क्या निकाल लिया, रेलगाड़ी की चाल अपन ने निकाल ली। इतना आपको आता होगा, पहले भी आता होगा। अब यहां से सवाल में अपन से क्या पूछा गया था, सवाल में अपन से पूछा गया था भाई ये जो ट्रेन है ना वो 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही। कहने का मतलब अपनी ट्रेन तो ऐसे चल रही थी, लेकिन विपरीत दिशा में एक और ट्रेन आ रही थी जिसकी चाल है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलिए, और इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 415 मीटर है। पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी, मतलब ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये पार करने में कितना समय लेगी, ये अपन से पूछा गया था। अपनी वाली जो ट्रेन थी उसकी लंबाई 250 मीटर थी और यहां से
अपन ने अपनी वाली ट्रेन की जो चाल है वो कितना निकाल लिया, वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिया। और आपको पता है भाई यहां से समय का उत्तर कैसे निकाला जाता है, भाई यहां से दूरी बट्टे में चाल। अब यहां से रेलगाड़ी वाले सवालों में दूरी क्या होती है, भाई रेलगाड़ी वाले सवालों में दूरियां हमेशा जुड़ती हैं। तो आप बोलेंगे सर 250 और 415 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो ना भाई, यहां से 5, यहां से 6 और यहां से 6, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से 665 हो गया। लेकिन ये जो 665 है वो किस में आएगा भैया, ये मीटर में आएगा। बात को समझना, ये जो 665 है वो आपका किस में है बेटा, ये आपका मीटर में है, ठीक है ना। अब यहां से चाल में क्या होगा भाई, चाल सापेक्ष होती है। सापेक्ष मतलब अगर वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे ना तो चालों को जोड़ना है। इन दोनों चालों को अपन जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो गया बेटा, यहां से 114 हो गया। लेकिन ऊपर वाला तो मीटर में है और नीचे वाला किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ये 114 किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे बेटा, 5/18 से गुणा किया जाता है, ठीक है ना। चले, अब आप बोलेंगे सर 18 को तो कहां भेज दो, ऊपर भेज दो। जैसे कैलकुलेशन करेंगे ना उत्तर निकल के जाएगा। एक एक स्टेप अच्छे से समझाई, इसमें कमी कहां कर सकते हैं, बस ये जमा जमा कर नहीं करेंगे ना, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आप लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे चलिए काट लो। कैसे काटेंगे बेटा, यहां से पहले 5 से काट लो। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, यहां से कितनी बार कटा, आप बोलेंगे सर 133 बार कट गया, ठीक है ना। चलिए, और किससे कटेगा, और यहां से आप बोलेंगे सर यहां से जैसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 है ना, यहां से आप बोलेंगे 3 तिया 9, 8 तिया 24, 3 से काटेंगे यहां से 6 बार। अब यहां से किससे काटेंगे बेटा, 19 से काट लो, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे वापस से 2 से काटा 19 बार, वापस 2 से काटा, आप बोलेंगे बेटा कितनी बार कटेगा, आप बोलेंगे यहां से 3 बार कटेगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से कितनी बार कटेगा भाई, ये 7 बार कट रहा था, 19 इसको काटेगा 7 बार, इस 7 के 3 से गुणा करेंगे तो यहां से जो समय निकल के आएगा वो 21 सेकंड निकल के आ गया, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। तो ये आपको समझ में आया होगा, मतलब इससे छोटा सॉल्यूशन इसका कर नहीं सकते। सबसे पहले पहली कंडीशन के हिसाब से इसकी चाल निकालो, फिर दूसरी कंडीशन में जो अपन से पूछा गया था अपन क्या निकालेंगे, समय अपन निकालेंगे, ठीक है ना। इससे छोटा इसको कर ही नहीं पाएंगे, इतना करना ही पड़ेगा। चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे। 2 मित्र थे, अमित और गोपाल, उनकी मासिक आय 5:7 में है, इनमें से प्रत्येक 72,000 प्रति माह बचत करता है। यदि इनके मासिक वे 2:3 है तो अमित की मासिक आय ज्ञात करो। ऐसा सवाल मैं बहुत बार करवा चुका हूं भाई। ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आय वाले अनुपात को यहां पर सबसे ऊपर लिखेंगे, इसके बाद में जो भी अनुपात दिया जाए, जैसे वे का अनुपात दिया जाए तो वे वाले को लिखेंगे, अगर बचत का अनुपात दिया जाता तो बचत वाले को लिखते, ठीक है ना। चलिए फिर नीचे क्या लिखेंगे भाई, आय में से वे जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बचत हो जाएगी, बचत को यहां पर लिखेंगे, बस यही करना पड़ता है। अच्छा, यहां से आय का अनुपात कितना है, आप बोलेंगे 5:7 है, फिर जो भी दूसरा अनुपात दे के रखेगा उसको यहां पर लिखना है। पहली लाइन में हमेशा आय का अनुपात लिखेंगे, दूसरी लाइन में आप लोग क्या करेंगे, यहां से जो भी अनुपात दे के रखेगा उसको लिख लेंगे। देखो यहां से बचत कितने की दे के रखा है, सवाल में बोला गया था भाई प्रत्येक 72,000 की बचत करता है, मतलब ये वाला भी 72,000 की बचत करेगा, ये वाला भी 72,000 की बचत करेगा। अब यहां से कैसे सवाल को बनाना, यहां से स्टार्ट करना है। इस 3 को 5 से गुणा किया, यहां से 15 मिला,
इस 2 को 7 से गुणा किया, यहां से 14 मिला। जैसे ऊपर गुणा किया वैसे आपको क्या करना है बेटा, नीचे भी गुणा करना है, ठीक है ना। इसको गुणा किया 144 3 बार 0, इसको गुणा किया 216 3 बार 0। अब यहां से एक इकाई का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहां से लेंगे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जैसे ही अंतर लेंगे तो यहां से 72,000 हो गया। फिर यहां से अपन लेंगे ऊपर वाले का अंतर, उसका भाग देंगे, कितना हो गया? यहां से 1 हो गया, ठीक है ना। एक इकाई का मान कैसे निकालेंगे? नीचे वाले के अंतर को ऊपर रखेंगे 72,000, वैसे फिर आप भाग किसका देंगे? ऊपर वाले के अंतर का, 15 और 14 का, तो यहां से 1 हो गया। तो इस एक इकाई का मान कितना निकल के आ गया? आप बोलेंगे सर यहां से 72,000 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अपन को निकालना क्या था? आप बोलेंगे सर अपन को निकालना था अमित की मासिक आय। तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई जो अनुपात अपन को दे के रखा था वो अमित और गोपाल का दे के रखा था, अमित और गोपाल का दे के रखा था। तो जब भी अमित की आय पूछा जाए तो फिर एक इकाई के मान को 5 से गुणा कर दो। अगर गोपाल की आय पूछा जाता तो अपन 7 से गुणा करते। अब इन सवालों को जब असली जो क्लासेज होती है ना उनमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 3,60,000 जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर यहां से चौथे नंबर के ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए, अभी बस मैंने आपको ये सिखाया कि पेपर में आ जाए तो आपको ऐसे ऐसे करना है। बाकी जब क्लासेज में ये सवाल सिखाई जाता है तो फिर ये बहुत अच्छे से सिखाई जाता है, वहां पर इतनी जल्दीबाजी नहीं की जाती। लेकिन आप उस लेवल पर हो कि आप लोग समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, अगले सवाल में अपन जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है ना। तो आप लोग बोलेंगे भाई यहां से ये तो 0.7, भाई अपने पास क्या है? 0.7 है, 0.07 है, 7 के ऊपर बार है, 0.7 है, इसके ऊपर बार है, 0.07 है, और यहां से 2 संख्या के ऊपर बार है। यही है अपने पास में, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन को क्या करना है भाई? 0.7 को तो क्या लिखेंगे? 7/10 लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे अपन। अच्छा, ये बार वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। आप बोलेंगे सर 7 में क्या करेंगे? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगाते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है अपन उतने क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। आपको पता होगा जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 यहां पर लिखते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने यहां पर क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे 7 जितनी संख्या के ऊपर बार है, जैसे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक यहां से क्या लिख दिया? यहां से 9 लिख दिया, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे सर यहां से जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने क्या लगाएंगे? भाई यहां से 9 लगाएंगे। 2 संख्या के ऊपर बार है तो यहां से क्या लगाएंगे? 2 बार 9 लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा पहले से, बारों वाला, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा कैसे करेंगे? यहां पर कैसे करेंगे भाई? ऊपर वाली सभी संख्या समान है। आप लोग देखेंगे ना, ऊपर वाली सभी संख्या आपकी क्या है? आप बोलेंगे सर समान है। चलिए, जब भी ऊपर वाली संख्या समान हो तो नीचे वाली से देख लो, जो संख्या सबसे छोटी है, जो संख्या सबसे छोटी है नीचे में पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। भाई ऊपर वाला अगर समान है तो आप लोग फिर नीचे वाले से उत्तर देख लिया करो। नीचे वाले से उत्तर कैसे देखेंगे? जो नीचे वाली संख्या सबसे छोटी है पूरे सवाल में आप लोग देखेंगे भाई वो सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। और नीचे में जो सबसे बड़ी संख्या है आप बोलेंगे भाई वो सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं भाई यहां से 5/13, 5/17, 5/9,
भाई ऊपर वाली संख्या समान है, अगर ऊपर वाली संख्या समान है तो ऊपर वाली से मतलब है ही नहीं। अगर नीचे वाली से उत्तर देखना है ना तो उल्टा सोचा करो। उल्टा कैसे सोचेंगे, सबसे छोटी ये है तो फिर सबसे जो बड़ी संख्या है ना वो ये वाली हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या ये है तो सबसे जो छोटी संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे ये हो जाएगी। जब भी नीचे वाले से उत्तर देखा जाता है तो फिर उल्टा सोचा जाता है। नीचे वाली में जो सबसे छोटी संख्या है पूरी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, नीचे वाली में जो सबसे बड़ी संख्या है पूरी संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। ये आपको आता भी होगा मेरे हिसाब से। जब ऊपर वाली संख्या समान है तो नीचे वाली से अपन क्या करेंगे, उत्तर निकालेंगे। नीचे वाले से उत्तर कैसे निकालेंगे, उल्टा सोचना है। जो संख्या सबसे छोटी है नीचे में वो पूरी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, मतलब तीसरे नंबर की। तो अपन को सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था तो सबसे बड़ी ये हो गया। अगर सबसे छोटी पूछा जाता तो उल्टा सोचो भाई, नीचे जो सबसे बड़ी संख्या है ना आप बोलेंगे सर वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी पूछा जाता तो ये हो जाता, सबसे बड़ी पूछा जाता तो आपका ये हो जाता। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगले सवाल में अपन चलेंगे। देखो यहां से अगला सवाल क्या बोलेगा, एक घन का आयतन 6,58,503 है, इसकी भुजा की लंबाई का 2 गुना कितना होगा। भैया भुजा की लंबाई निकाल लो फिर डबल कर लेना, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा घन का आयतन कितना होता है, आप बोलेंगे सर भुजा क्यूब होता है और ये कितना दे के रखा है 6,58,503। ये तो होता है घन का जो आयतन होता है वो भुजा की पावर 3 होता है और आयतन अपन को यहां से दे के रखा है। चलिए अपन को पता ही होगा ना सर 1 की पावर 3 27 है, तो यहां से इस 3 को हटाकर इधर अपन क्या लगा सकते हैं, घनमूल लगा सकते हैं, इतना पता होगा। तो इधर 3 को हटाकर इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। जैसे ही इसका घनमूल निकालेंगे तो आपके सामने क्या निकल के जाएगी, भुजा निकल के जाएगी। किसी भी संख्या का घनमूल निकाला कैसे जाता है बात को समझना। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को देखना, भाई ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। भाई 3 की पावर, जैसे 1 की पावर 1 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 1 की पावर 3 1 होता है। वैसे 2 की पावर 3 करेंगे तो आप बोलेंगे सर 8 होता है। वैसे 3 की पावर 3 करेंगे तो यहां से सर 27 होता है, 27 में लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। वैसे 4 की पावर आप बोलेंगे सर 4 की पावर 3 करेंगे तो यहां से कितना होता है सर, यहां से 64 होता है और लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। वैसे 5 की पावर 3 125, लास्ट में 5। वैसे 6 की पावर 3 करेंगे 216, यहां से 6। वैसे 7 की पावर 3 करेंगे आप बोलेंगे 343, है ना, यहां से 3 आ गया। वैसे 8 की पावर 3 करेंगे 512, अंतिम में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे 9 की पावर 3 करेंगे 729, तो यहां पर कितना जाएगा, आप बोलेंगे 9 आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा भाई 1 का तो 1 समान है, 4 का 4 समान है, 5 का 5, 6 का 6 और यहां से 9 का 9। जो परिवर्तन आपको मिलेगा वो 7 और 3 में मिलेगा, जो परिवर्तन आपको मिलेगा वो 2 और 8 में मिलेगा, है ना। देखो 2 और 8, 7 और 3 तो समान नहीं हो गया। तो यहां से बस ध्यान रख लेना, यहां से बस ध्यान रख लेना, जब भी घनमूल निकालने की बात करें तो 3 और 7 आपस में एक कॉम्बिनेशन होता है, 2 और 8 आपस में कॉम्बिनेशन होता है, बस यहीं पर चेंज होता है। बाकी का तो सेम ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, बाकी चेंज नहीं होते, ठीक है ना। और यहां से भी अगर याद नहीं हो ना तो आप लोग ये देख लो 10 किन को जोड़ने पर बन रहा था, भाई 3 और 7 को जोड़ने पर 10 बन रहा था, 2 और 8 को जोड़ने पर 10 बन रहा था, ठीक है ना। तो इस 3 का कॉम्बिनेशन क्या है, आप बोलेंगे सर 7 है, 7 ही तो है भाई। 3 का कॉम्बिनेशन 7 है, अपन ने 7 लिख दिया। 2 का कॉम्बिनेशन 8 है, अगर 2 होता ना लास्ट में तो 8 लिखते, ठीक है ना। जैसे इतना करेंगे तो
तो आप लोग क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 अंक है ना आप लोग उनको हटा देंगे। जैसे इतना करेंगे तो लास्ट के 3 अंकों को आप लोग हटा देंगे। अब ये देख लो 658 से जस्ट ऊपर, 658 से जस्ट ऊपर आप बोलेंगे ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई 8 की पावर 3 तो 512, और यहां से 9 की पावर 3 आप बोलेंगे 729। कहने का मतलब ये जो 658 है ना वो किस किस के घन के बीच में आ रहा था, क्यूब के बीच में आ रहा था। तो 658 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 के बीच में आ रहा था। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता, हमेशा ऊपर वाले को उठाया करो। तो यहां से 8 उठाएंगे, कहने का मतलब इस संख्या का घनमूल कितना हो गया, 87 हो गया। तो यहां से जो भुजा है वो 87 निकल के आ गई। भुजा सवाल में नहीं पूछा, भुजा का डबल पूछा है। तो जैसे अपन डबल करेंगे तो आप बोलेंगे भाई यहां से कितना मिलेगा, 174 मिलेगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 174 निकल के आ जाएगा। बराबर है बात। चलिए देखो यहां से जब भी ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है कि 8% और 9% की 2 क्रमिक छूट, जब भी 2 क्रमिक छूट आपको दी जाती है, सीधा सीधा इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना, उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। भाई यहां से a प्लस b का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो यहां से कितना आ गया बेटा, 17 आ गया। फिर दोनों को गुणा करके अपन किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। 8 नाम 72, 72 में 100 का भाग देंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 0.72। 17 में से 0.72 को घटाएंगे तो वैसे पता चल रहा था भाई 17 में से आप 0.72 को घटाएंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग। देखो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है। आई होगी बात समझ में। चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे। एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रह गया। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। भाई ये जो टैंक है ना ये पूरा का पूरा कितना था बेटा, ये पूरा का पूरा 100% था। इस टैंक में अपन ने क्या किया, 63 लीटर डाला, तब भी क्या रह गया, 1% खाली रह गया। कहने का मतलब ये 1% क्या रह गया बेटा, खाली रह गया, ठीक है ना। 100 में से 1% खाली है तो 99% क्या हो जाएगा बेटा, भरा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भरा किससे रहेगा, जो अपन ने डाला है उससे तो भरा रहेगा ना। अपन ने कितना डाला था, 63 लीटर अपन ने डाला था। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं भाई ये जो 99% का मान है ना वो किसको दर्शाएगा, 63 लीटर को दर्शाएगा। तो यहां से आप सबसे पहले 1% का मान निकाला करो। कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से लिखा करो 63 लीटर, और इस 63 का परसेंटेज वाला मान कौन सा है भाई, 63 का परसेंटेज वाला मान कौन सा है, आप बोलेंगे सर 99 है, ठीक है ना। चलिए 1% का मान 63 बटे में 99 आ गया। अगर यहां से अपन को निकालना है कि भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, मतलब टोटल टैंक की क्षमता अपन को निकालनी है, तो फिर यहां से 100% का मान अपन को निकालना पड़ेगा। सवाल में क्या बोला था भाई, ये जो अपना टैंक है ना इसमें कितना तेल भरा जा सकता है, तो अपन ने तो बोला है ना कि भाई 100 अपन भरेंगे। बेटा काट लो, यहां से काटेंगे भाई, यहां से 9 से काट लो 11 बार, 9 से काट लो 7 बार, 700 में अपन किसका भाग देंगे, 11 का। 11 6 के 66 है ना, 4 बचा, 11 3 63, 63 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 63 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में था, तो फिर आप बोलेंगे भाई अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 63.64 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए
समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है ना। देखो यहां से क्या करेंगे भाई, 63 लीटर तो अपन ने भरा है, 1% खाली है, परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे भाई, 1% खाली है तो 99% क्या हो जाएगा भाई, भरा हो जाएगा। और अपन ने कितना भरा था बेटा, अपन ने 63 लीटर भरा था। कहने का मतलब 63 लीटर को कौन दर्शा रहा था, 99% दर्शा रहा था, ठीक है ना। तो 1% का मान निकालते समय ये जो लीटर, रुपए, इन सबको अपन ऊपर रखते हैं और इन्हीं का ही परसेंटेज वाला मान कहां रखा जाता है, नीचे रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, 180 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 15% छूट और 25 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो कैसे बनेंगे सवाल को बेटा, 180 इस वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य है। अगर 15% की छूट आप प्रदान कर दोगे तो यहां पर जो मूल्य आएगा क्या उसको बता सकते हैं क्या भाई, 180 है, 15% की छूट प्रदान कर दोगे तो यहां पर जो मूल्य आएगा उसको बता सकते हैं क्या, आराम से, इसमें क्या दिक्कत है ना। देखो यहां से आप यहां से 180 का 15% निकालो भाई, 180 का 15% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहां से 9, 9 तिया 27, मतलब कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 27 आ गया, ठीक है ना। यही तो हुआ, यही तो निकालेंगे, 180 का 15% निकाला, आप बोलेंगे भाई कितना आ गया भाई, यहां से कितना आ गया भाई, 27 आ गया। चलिए तो यहां से अंकित मूल्य 180, डिस्काउंट दिया 27, जैसे 180 में से 27 को माइनस करेंगे कितना आ गया भाई, 20 को घटाएंगे 60 और 7 को और घटाएंगे तो कितना जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 153 आ जाएगा। पहली बात अपनी हो गई, पहली बात अपनी क्या हो गई सर, 15% की छूट प्रदान कर दी। अब दूसरी बात क्या हो गई कि सर 25 रुपए की छूट और भी प्रदान कर रहे थे। कैशबैक का मतलब कुछ नहीं होता, ये कैशबैक का मतलब भी क्या होता है बेटा, छूट ही होती है, ठीक है ना भाई। एक छूट 15% की प्रदान करी तो 153 हो गया, अगली छूट अपन किसकी प्रदान करेंगे, 25 की प्रदान करेंगे, तो 153 में से 25 को घटाएंगे तो यहां से 128 आ गया। तो यहां से उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना निकल के जाएगा बेटा, 128 निकल के जाएगा। आगे समझ में बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगले सवाल में अपन चलेंगे, है ना, ये सवाल अपन ने कर लिया अभी अभी। अगला सवाल चलिए देखो, यहां से 84 प्रति किलोग्राम वाले चीनी को 59 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73.7 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। अब इस सवाल को करेंगे एलिगेशन से। बेटा यहां से एलिगेशन से करते समय हमेशा ध्यान रखना भाई, इधर क्रय मूल्य रखा, इधर भी क्रय मूल्य रखेंगे, दोनों को मिक्स करने के बाद भी यहां पर क्या रखा जाता है, क्रय मूल्य रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो, पहली चीनी का क्रय मूल्य था 84, तो यहां पर तो लिखेंगे 84। दूसरी जो चीनी थी इसका क्रय मूल्य था 59, तो यहां से अपन लिखेंगे बेटा, यहां से 59 लिखेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को मिक्स करने के बाद में अपन को यहां से 73.7 क्रय मूल्य नहीं देके रखा, ये अपन को क्या देके रखा है, विक्रय मूल्य देके रखा है। लेकिन एलिगेशन का नियम बोलता है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, इधर क्रय मूल्य इधर क्रय मूल्य, तो बीच में भी क्या रखेंगे, क्रय मूल्य ही रखेंगे। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई, विक्रय मूल्य यहां से कितना आ जाएगा 73.7, और यहां से जो लाभ परसेंटेज है वो कितना देके रखा है, 10%। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
देखो 73.7 भाई 10% कितना हो जाएगा 1/10 11/10 या फिर 10% लाभ को अपन 110 बट्टे में 100 लिखेंगे। तो यहां से कितना हो गया 11/10। जब भी क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा उल्टे से गुणा करना होता है, ठीक है ना। जब भी क्रय मूल्य में गुणा करना होता है तो हमेशा उल्टे से गुणा करना होता है। तो आप भी यहां से उल्टे से गुणा कर लो, शायद कट गया थोड़ा सा, इधर देख लो 110 बट्टे में 100। चलिए जब भी यहां से क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उल्टे से गुणा कर लो। 11/10 उल्टे से गुणा करेंगे 10/11 आ गया भाई। इस पॉइंट को हटाकर नीचे 10 से 10 गया, बस काट लो। 11 6 के कितना हो जाएगा 66, 11 7 77। तो आप बोलेंगे भाई क्रय मूल्य कितना आ गया, यहां से 67 आ गया, ठीक है ना। तो यहां से जो क्रय मूल्य है वो यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 67 निकल के आ गया। बस यहां से लगा लो भाई, इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहां से 8 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहां से 17 हो जाएगा। तो यहां से अपना जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना जाएगा बेटा 8:17 अपना अनुपात निकल के जाएगा। बराबर है बात, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये सवाल मैंने आपको करवा दिया, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, है ना, रिपीट हो गया। चलिए बढ़िया सवाल है, वापस से करते हैं भाई। एक दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, इस प्रकार उसे 14% की हानि हुई। यदि उसने अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट कितना होता, ठीक है ना। चलिए अब देखो इस सवाल को बनाना कैसे है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे किस तरह कैसे होगा बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप इस बात से क्या समझते हो भाई, अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। तो यहां से आपको यह बात समझ में आ गई क्या कि जो छूट है वो कितने परसेंट की दे रहा था, 50% की छूट दे रहा था। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए देखो अंकित मूल्य से आधे प्राइस पर बेचने का मतलब क्या होता है कि वो जो बंदा है वो जो छूट दे रहा था वो कितने की दे रहा था, 50% की छूट दे रहा था। और यहां से जो हानि परसेंटेज है वो आप बोलेंगे भाई कितने की हानि परसेंटेज, भाई यहां से 14% की हानि परसेंटेज, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपने यहां से सीखा होगा, शायद कभी आप मेरे से पढ़े होंगे या फिर किसी भी टीचर से आप लोग पढ़े होंगे तो आपने एक कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा। एक कॉन्सेप्ट आपने कौन सा सीखा होगा बेटा, यहां से छूट और लाभ हानि का परसेंटेज अगर एक साथ दिया जाता है, ठीक है ना, छूट और लाभ हानि का परसेंटेज अगर एक साथ दिया जाता है तो यह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। देखो यहां से हमेशा छूट वाले को अपन इधर रखेंगे और हमेशा लाभ हानि वाले परसेंटेज को अपन इधर रखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जब छूट या हानि और लाभ परसेंटेज एक साथ देके रखा हो। देखो 50% की छूट, तो यहां से अपन लिखेंगे 50। छूट को हमेशा 100 में से घटाइए, हानि को भी 100 में से घटाना है, लाभ को 100 में अपन को क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है, ठीक है ना। तो यहां से 14% की हानि 100 में से 14 माइनस करेंगे तो यहां से कितना हो गया बेटा, यहां से 86 हो गया, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में क्या बोला गया था, यदि उसने अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता, कहने का मतलब उसने अपना सामान कौन से मूल्य पर बेचा, अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य 86 था और उसने अपना सामान कौन से मूल्य पर बेचा बेटा, 86 पर बेचा। कहने का मतलब ये अंकित मूल्य ही सवाल में क्या बोल दिया गया, विक्रय मूल्य बोल दिया गया। तो यहां से आप लोग लाभ परसेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, क्रय मूल्य तो 50 है और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 86 हो गया। सवाल में यही तो बोला है
कि अंकित मूल्य पर ही सामान बेचा। अंकित मूल्य एक विक्रय मूल्य है, ऐसा सवाल में बोल दिया। तो आप बोलेंगे सर यहां से 50 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 86। तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई कितने का लाभ हो गया 36 का। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, गुणा किससे करेंगे 100 से, यहां से काटेंगे तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना निकल के जाएगा बेटा 72 निकल के जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पेपर में आएंगे और आगे भी आते ही रहेंगे। जो भी बच्चा नया हो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से बेहतरीन कंटेंट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। रेलवे का ऐसा कोई सा भी चैनल नहीं है, आप मिलियंस वाले चैनल देख लेना, उनका भी कंटेंट आउट ऑफ ट्रैक रहेगा। मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर है, बच्चे देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते होंगे, बड़ा चैनल है, बड़ा नाम है तो देखते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अभी हमारा चैनल छोटा है लेकिन क्वालिटी छोटी नहीं है। चैनल छोटा इस वजह से क्योंकि हमने महीने भर पहले तो स्टार्ट किए ये चीजें, ठीक है ना, इस वजह से छोटी है। पहले क्या होता था, बस ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हमारा जो एरिया था वो ऑफलाइन तक सीमित था, लेकिन अब ऑनलाइन हम भी पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब हमारी क्वालिटी कम नहीं है, हमारे अभी सब्सक्राइबर कम है, धीरे धीरे वो भी मिलियंस में पहुंच जाएंगे एक दिन, ठीक है ना। चलिए, तो जो जिस चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा हो। देखो जो सवाल मैंने करवाए ना अभी, इसी प्रकार के सवाल आपके एनटीपीसी के पेपर में पूछे जा रहे हैं और इस क्लास से 2 सवाल पक्के हैं, ये मान के चल लो, लिख के ले लो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।